अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामर है आता है और आप सब गूगल स्लाइसियम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गूगल स्लाइसियम एक ऑनलाइन अकेडमी है जहाँ पे तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करवाई जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह 17 अगस्त 2020 से गूगल स्लाइसियम जो है वो स्टूडेंट्स को SCSS, PMS, FPSC, PPSC, SPSC, KPPSC, BPSC, NTS, OTS, CTS, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट होते हैं तमाम टेस्ट की तैयारी करवा रही है। और आज 22 जनवरी 2026 तक हमारे 350 से 380 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब कर रहे हैं। और 6 से ज़ायद हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो CSS क्वालिफाई कर चुके हैं। और हमारे 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो एज आ CSP जॉब भी कर रहे हैं। और 15 से ज़्यादा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो PMS क्वालिफाई कर चुके हैं। और जिनमें से 4 की एलोकेशन भी हुई। इसके अलावा बल्कि हमारे 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो CSS में एलोकेट हुए। इसके अलावा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एज अ लेक्चरर भी जॉब कर रहे हैं। और हमारी एक स्टूडेंट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर भी जॉब कर रही हैं। ठीक है। और हमारे 20 से ज़ायद जो स्टूडेंट्स हैं बल्कि 30+ जो स्टूडेंट्स हैं वो एज अ एग्रीकल्चर ऑफिसर जॉब कर रहे हैं। और हमारे मोर देन 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में एज अ रिसर्च ऑफिसर, एज अ साइंटिफिक ऑफिसर जॉब कर रहे हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, पिछले 5.5 साल के अंदर गूगल लाइसियम एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहा है। आप हमारा फेसबुक चैनल विजिट करें, आप हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, आप हमारा फेसबुक पेज देखो और पहले दिन से देखो कि 2020 से हमारी क्या एक्टिविटीज़ थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, कोई 2-3 साल नहीं हुए मुझे पढ़ाते पढ़ाते हुए, कोई 2-3 साल नहीं हुए। आप ज़रा हमारा डिजिटल फुटप्रिंट देखें, फेसबुक के ऊपर हम कब से काम कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर कब से हमारी वीडियोस आ रही हैं, और हमारी सक्सेस स्टोरीज भी आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। कोई 2-3 साल की ये बात नहीं है। ठीक है। ये पिछले 5.5 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को जो है वो कन्वे किया जा सके। ओके जी, तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज जो हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है, ठीक है, आज हमने बायोलॉजिकल साइंसेस का टॉपिक करना है। और बायोलॉजिकल साइंसेस में जो इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे वो है फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल सेल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस। ठीक है। इन चीज़ों को, इनमें से जो जो MCQs आ सकते हैं, जो जो चीज़ें पेपर में आ सकती हैं, इनसे रिलेटेड जो है हम अभी देखते हैं कि इनमें से क्या क्या पेपर में आ सकता है। ओके एवरीवन। ओके जी, अभी बायोलॉजिकल साइंसेस का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैं आपको बता चुका था। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, एक चीज़ है जिसका नाम है सेल। अब ये घड़ियों वाले सेल की हम बात नहीं कर रहे। ठीक है। ये घड़ियों वाले सेल की यहाँ पे बात नहीं हो रही। दो चीज़ें हैं, एक सेल होता है, एक एटम होता है। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो बनती हैं सेल से। और जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो बनी हुई हैं एटम से। ठीक है। ये एटम, ये सेल, ये छोटी छोटी, ये ज़रात हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिलती हैं और मिल के एक बड़ी चीज़ को बनाती हैं। ठीक है। जानदार जो है, जानदारों में जो सबसे छोटा यूनिट है ना, जहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ होता है, जहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है, वो सेल से होती है। कोई भी जानदार हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या इंसान है,
सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, ठीक है। सेल जो है वो मेन चीज़ है जिसके ऊपर उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ है वो खड़ी है। इसी तरह जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एटम से मिलके बनती हैं, डिफरेंट एटम्स मिलते हैं तो वो बनती है। अब सेल हुआ। अब जब एक ही तरह के फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल इकट्ठे होते हैं ना, ठीक है, जब एक ही फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल इकट्ठे होते हैं तो वो मिल के एक टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। वो मिलके क्या करते हैं, वो एक टिश्यू बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सेल है जी, एक पौधे के अंदर सेल हैं जो खुराक और पानी को लेकर आने जाने में ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एमसीक्यू भी बनता है। जाइलम सेल्स, प्लांट्स के अंदर जो जाइलम सेल्स होते हैं ना, ये वाटर और जो मिनरल साल्ट होता है उसको ज़मीन से पौधे के बाकी हिस्सों में, पौधे का जो एरियल पार्ट है, सॉरी, जो मट्टी से पौधे के एरियल पार्ट तक पानी और साल्ट्स को पहुंचाने का जो काम है वो जाइलम सेल्स का है, ठीक है। अब जाइलम सेल्स सारे के सारे एक सेम ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह ये जो जाइलम सेल्स हैं ये फिर आगे जब एक तरह की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आगे एक टिश्यू ये बनाते हैं, ठीक है। इंसानों के अंदर भी सेल हैं, सेम परफॉर्म करने वाले जो सेल्स हैं इंसानों के अंदर वो टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, टिश्यू बन जाता है। अच्छा, पौधों के अंदर एक और सेल होता है, उसका नाम है फ्लोइम। जो फ्लोइम सेल्स होते हैं ना, इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है खुराक को, फूड को, जो पौधे ने खुराक तैयार कर ली है ना उसको ट्रांसलोकेट करना, यानी पौधे के बाकी हिस्सों में उस खुराक को, उस फूड को पहुंचाना, ठीक है। जाइलम जो है वो मट्टी से पौधे तक लेकर आते हैं, पौधे तक पहुंच गई, पानी और मिनरल्स पौधे तक पहुंच गए। उसके बाद वो खुराक में कन्वर्ट होके होंगे, और जब वो खुराक बन जाएगी तो वो फिर फ्लोइम सेल्स जो हैं वो पूरे पौधे तक पहुंचाएंगे। फिर पौधों के अंदर एक सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं, अब बात पौधों से स्टार्ट हुई है ना तो इसको कर लेते हैं क्योंकि ये एमसीक्यूज आते हैं। वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स वाला जो है ना वो जाइलम है, और फ्लोइम का काम है फूड पहुंचाना। इसके अलावा सक्लेरन काइमेटस सेल्स, इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है पौधे को सपोर्ट देना, टू गिव सपोर्ट, टू गिव सपोर्ट, पौधों को सहारा देना। वो पौधा खड़ा नहीं होता, ठीक है, उसको सहारा देना, उसको सपोर्ट देना। इनके अलावा पौधे के अंदर होता है जी क्लोरो क्लोरोरेन मैटस सेल्स। इनका काम होता है पौधे के अंदर खुराक को, फूड को स्टोर करना, ठीक है, ठीक है। अब जब एक ही तरह के फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल इकट्ठे होते हैं वो बनाते हैं टिश्यू, ठीक है। जब एक ही फंक्शन परफॉर्म करने वाले टिश्यू इकट्ठे होते हैं तो वो बनाते हैं एक ऑर्गन, ठीक है। अब जो टिश्यू है, टिश्यू आप कहते हो जी मसल टिश्यूज, ठीक है, या आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, ब्लड को साफ करते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं।
वो इकट्ठे होके एक ऑर्गन बनाते हैं, यानी अब वो इकट्ठे हो गए, वो ऑर्गन बनाते हैं किडनी। अब जो किडनी के जो टिश्यूज हैं वो सारे के सारे एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो किडनी एक ऑर्गन है। किडनी क्या है? किडनी एक ऑर्गन है। ठीक है। जिगर यानी लिवर एक ऑर्गन है। दिल एक ऑर्गन है। ब्रेन एक ऑर्गन है। स्टमक एक ऑर्गन है। तो ये जितने भी ऑर्गन्स के नाम मैंने लिए सारे के सारे ऑर्गन्स टिश्यू से बने हैं। और ये कौन से टिश्यूज हैं? जो सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल से बने हैं। तो जब सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल इकट्ठे हुए, उन्होंने एक टिश्यू बनाया। और जब सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले टिश्यू इकट्ठे हुए, उन्होंने एक ऑर्गन बनाया। और उस ऑर्गन ने एक आपके जिस्म के अंदर एक निज़ाम चलाया, एक निज़ाम संभाला। ठीक है। अब ये इसी तरह ही है कि जिस तरह आप कर लो कि सेल जो है वो अवाम है। अवाम इकट्ठी हुई, ठीक है, उन्होंने अपने नाज़िम को या काउंसलर्स को इलेक्ट कर लिया, टिश्यू बन गए। टिश्यूज ने आगे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी को इलेक्ट कर लिया, वो ऑर्गन आ गए। ठीक है। अब जब डिफरेंट ऑर्गन्स इकट्ठे काम करते हैं ना, तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, जब डिफरेंट ऑर्गन्स इकट्ठे काम करते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जिस तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। जब हम बात करते हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो वो हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है। हमारे मुंह में जो सलाइवा होती है, थूक होती है, वहीं से डाइजेशन का काम स्टार्ट होता है। खाना फिर स्टमक तक जाता है। स्टमक अपना रोल प्ले करता है, इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन का अपना रोल होता है। तो एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा होता है। इसी तरह हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। उसमें हमारी जो नाक है, फिर मुंह के अंदर जो विंड पाइप है, ठीक है, उस नाक से भी तो वो विंड पाइप तक ही जा रहा है, फिर लंग्स तक जाता है। ये सारे का सारा एक सिस्टम है। ठीक है। तो जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके इकट्ठे काम जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके इकट्ठे काम कर रहे होते हैं ना, तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जब डिफरेंट सिस्टम्स इकट्ठे मिलके काम करते हैं, तो वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है। इंसान है ना, एक इंसान एक ऑर्गेनिज्म है। उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ठीक है। इंसान के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ठीक है। अभी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलके ये एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, इंसान। अब इंसान जब इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं अपनी एक पॉपुलेशन, आबादी। एक इंसान, दो इंसान, तीन इंसान, चार इंसान, जितने भी इंसान है वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन जब इकट्ठी होती है, जब चंद लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो बनाते हैं अपनी एक कम्युनिटी। ठीक है। जब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही जगह पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो इकट्ठे होके जब डिफरेंट पॉपुलेशन ऑर्गेनिजम्स की एक ही एरिया में इकट्ठी होती हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाती हैं? अपनी एक कम्युनिटी बनाती है, एक समाज अपना बनाती हैं। ठीक है। अब वो समाज आ गया, कम्युनिटी आ गई। ठीक है। अब कम्युनिटी से बात आगे जाती है। ठीक है। अब कम्युनिटी से बात आगे कहाँ पे जाएगी? अब जब कम्युनिटी पे बात आई, ठीक है, तो जब डिफरेंट कम्युनिटीज एक ही जगह पे रह रही हों, वो कम्युनिटीज लिविंग भी हो सकती हैं, इसके अंदर नॉन लिविंग भी आ गई चीज़ें। ठीक है। बायोटिक, बायोटिक, बायोटिक से मुराद होता है लिविंग थिंग्स। ए बायोटिक अगर वर्ड कहीं पे आ जाए, उससे मुराद होगा नॉन लिविंग, ठीक है, थिंग्स। तो जब आपकी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स एक जगह पे पाई जाएंगी, ठीक है, स्पेशली कम्युनिटी एक जगह पे पाई गई, और उस कम्युनिटी के साथ साथ वहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, और डिफरेंट कम्युनिटीज एक ही जगह पे रह रही हैं, तो वो बनाती हैं एक इकोसिस्टम। तो जो इकोसिस्टम होता है ना, इसके अंदर सिर्फ जानदार नहीं होते। एक बात याद रखना,
कि जो इकोसिस्टम होता है इसमें सिर्फ जानदार नहीं होंगे, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगी। आपका जो इकोसिस्टम होता है उसमें आपके इंसान भी हैं, जानवर भी हैं, पौधे भी हैं, ठीक है, पत्थर, मिट्टी, पानी, वो तमाम की तमाम चीजें आपका इकोसिस्टम बना रही होती हैं। ठीक है। इकोसिस्टम से आगे चलते हैं। इकोसिस्टम से आगे आता है बायोम्स। बायोम। अब बायोम क्या होता है? बायोम जो है ये एक बड़े एरियाज हैं दुनिया के। एक ऐसा बायोम कहते हैं, एक ऐसा एरिया कि जहाँ पे सेम क्लाइमेट हो, सेम तरह के ऑर्गेनिजम्स रह रहे हों, वो एक बायोम बनाते हैं। और जब डिफरेंट बायोम्स मिलते हैं तो वो एक बायोस्फीयर बनाते हैं। और जो बायोस्फीयर है ना, ये बेसिकली हमारी अर्थ का वो हिस्सा है बायोस्फीयर जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो है ना वो पाई जाती हैं। ठीक है। स्पेशली लिविंग थिंग्स जहाँ पे रह रही हैं, जहाँ जहाँ भी लिविंग थिंग्स रह रही हैं वो है बायोस्फीयर। ठीक है। तो वो क्या हो गया? वो सारे का सारा हो गया बायोस्फीयर। ठीक है। अच्छा, अब सेल की बात करते हैं। अब सेल के ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले जिस बंदे ने सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है, जिस इंसान ने सेल को डिस्कवर किया था उसका नाम था रॉबर्ट हुक। आप लोगों ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है कि रॉबर्ट हुक का ताल्लुक किस कंट्री से था। रॉबर्ट हुक ने जी 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। इसने ऑब्जर्व किए थे सेल को। ठीक है। एक कॉर्क को इसने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा था और इसने सेल जो थे वो ऑब्जर्व किए थे। सेल आंख से नजर नहीं आते। ठीक है। आप एक सेल को अपनी आंख से नहीं देख सकते हो क्योंकि बहुत छोटा है, उसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो आप अपनी आंख से नहीं देख सकते। ठीक है। रॉबर्ट हुक के बाद अगली जो जो डिस्कवरी है वो की थी डच साइंटिस्ट। एक डच साइंटिस्ट था, A.V. ल्यूवन हुक। LWEUNHOEK, ल्यूवन हुक। इसने डिस्कवर किया था, क्या डिस्कवर किया था इसने? बेसिकली बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। ठीक है। इसने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था 1674 में। 1674 में। फिर सेल थ्योरी के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मोड आता है। वो मोड कौन लेकर आया? वो मोड दो बंदे लेकर आए। एक बंदे का नाम था थ्यूडोर शुआन। थ्यूडोर शुआन। और दूसरा बंदा जो था उसका नाम था मैथियस। मैथियस शील्डन। मैथियस शील्डन। मैथियस शील्डन। इन दो बंदों ने क्या किया था? इन दो बंदों ने एक सेल थ्योरी दी थी। इन दोनों ने क्या दिया था? इन दोनों ने दी थी सेल थ्योरी। इनकी सेल थ्योरी कब आई थी? इनकी सेल थ्योरी आई थी 1839 में। 1839 में इनकी सेल थ्योरी जो थी वो आई थी। अच्छा, अब इन्होंने कहा था कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब के सब सेल से बने हुए हैं। और इनकी जो सेल थ्योरी थी वो बताती थी हमें, ठीक है, वो हमें क्या, इनकी सेल थ्योरी हमें बताती थी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो प्लांट और एनिमल्स हों, वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। और जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल इरा से राइज हुए। और सेल जो है वो बेसिक यूनिट है किसी भी स्ट्रक्चर का।
या जो फंक्शंस ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म किए जाते हैं, उन फंक्शंस का जो बेसिक यूनिट है वो सेल ही है। और इन्होंने कहा था कि सेल जो है ना वो डिवाइड किया जा सकता है तीन पार्ट्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस में। ठीक है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हुई थी 1831 में। 1831 में एक इम्पोर्टेंट काम हुआ था, वो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था जी 1831 में? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। देखो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस मेन चीज़ है सेल की। ठीक है। तो एक सेल भी पूरे का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर सेल को देखा जाए, सेल के स्ट्रक्चर को देखा जाए, तो सेल का स्ट्रक्चर भी एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही है। ठीक है। ठीक है। अब सेल के ज़रा स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है सेल के स्ट्रक्चर में, ठीक है, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप कह लो सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में क्या फ़र्क है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। एनिमल सेल्स में जो एनिमल के सेल्स हैं वो बेशक एक जानवर के हों या बेशक इंसान के हों, उनके अंदर क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, यानी सेल की जो सबसे बाहर वाली त्वचा होती है ना, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। और ठीक है। और प्लांट्स के अंदर, ठीक है, क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर जो है, ठीक है, जो ये कहाँ पे मौजूद होती है, बिलो द सेल वॉल। ठीक है। अच्छा। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये थिन है, डेलिकेट है, और एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी खसूसियत रखी है कि ये सेल्फ रिपेयरिंग है। यानी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये अपने आप को खुद ही रिपेयर कर लेती है। ठीक है। ये किस चीज़ से बनी होती है? ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। यानी आप जो प्रोटीन कंज्यूम करते हो, जो लिपिड्स खाते हो ना डाइट में, तो वो आपके सेल्स को ही बना रहे होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है। प्रोटीन, लिपिड्स, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो 60 to 80% इसमें प्रोटीन होता है, और 20 to 40% इसमें लिपिड्स होते हैं, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी समहाउ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये एक्सटर्नल फॉर्म जो होती है, यानी इसकी जो शेप होती है, वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि सेल की जो शेप होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है। ये एक बैरियर है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैरियर है कि इसने सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को पास होने देना है सेल के अंदर। ठीक है। तो सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करता है, ठीक है, पास होने के लिए। तो इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि सिलेक्टेड चीज़ों को इसने अंदर आने देना है। ठीक है। अच्छा। कभी कभार ऐसे भी होता है कि ये हेल्प करती है टू इनगल्फिंग द फॉरेन मटेरियल, यानी कोई और मटेरियल सेल के बाहर पड़ा हुआ है, उसे इंगल्फ करने के लिए भी ये हेल्प करती है। अब ये जो इंगल्फिंग, ENGULFING, इनगल्फिंग, ठीक है, इनगल्फ होता है अपने अंदर ले लेना, अपने अंदर से समा लेना। ठीक है। अब ये जो इंगल्फिंग का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ENDOCYTOSIS, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस दो तरह के होते हैं, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। ये जो इंगल्फिंग वाला प्रोसेस होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं
ENDOCYTOSIS, एंडोसाइटोसिस। अब जो एंडोसाइटोसिस है, ये दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है, एक इसमें टाइप है जी, नंबर वन जो इसमें टाइप है वो है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? जब आप किसी सॉलिड मटेरियल को इनगल्फ करते हैं ना सेल, जब किसी सॉलिड मटेरियल को सेल इनगल्फ करता है, तो वो वाला जो प्रोसेस है वो फैगोसाइटोसिस है। यानी ये सॉलिड मटेरियल वाला प्रोसेस है, सॉलिड मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे आता है सॉलिड मटेरियल। नंबर टू, दूसरा जो है वो है पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस वाला कौन सा जी? जहाँ पे लिक्विड मटेरियल आ जाता है, जहाँ पे लिक्विड मटेरियल को जो है, ठीक है, वो इनगल्फ करना होता है, तो वहाँ पे पाइनोसाइटोसिस जो है वो आ जाता है। अच्छा, अब ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जानवर, ये एनिमल्स में होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये कहाँ पे होता है? ये एनिमल्स में होता है। और सेल वॉल जो है ना, अब सेल वॉल की हम जरा बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेल वॉल की। देखो सेल वॉल जो होती है ना, ये सिर्फ प्लांट्स में होती है। पूरा नहीं लिखा मैंने, रुकें एक मिनट। ये आपने फर्क याद रखना है कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है। सेल वॉल जो है ये एनिमल्स में नहीं होती, ये जस्ट प्लांट्स में होती है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल्स। ठीक है, और ये जो सेल वॉल होती है, इसको आप तीन लेयर्स में डिवाइड करते हैं। देर आर थ्री लेयर्स, इसकी तीन लेयर्स होती हैं। जो प्लांट्स में सेल वॉल होती है, इसकी तीन लेयर्स होती हैं। ठीक है, लेयर नंबर वन, लेयर नंबर वन जो है इसकी, वो है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल। लेयर नंबर टू जो है इसकी, वो है मिडल लामेला, मिडल लामेला। ठीक है, और फिर तीसरी जो आ जाती है, वो आ जाती है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल। ठीक है, तीसरी चीज आ जाती है, तीसरी क्या आ जाती है? सेकेंडरी वॉल आ जाती है। जो प्राइमरी वॉल होती है ना, ये सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, इसके अंदर कुछ पैक्टिन भी होते हैं और लिग्निन भी होते हैं। जो सेकेंडरी वॉल होती है वो इनऑर्गेनिक साल्ट, वैक्सीज और कर्टिन वगैरह से जो है वो बनी होती है। जो सेल वॉल होती है, ये पौधे के जो सेल्स होते हैं उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उन्हें एक डेफिनेट शेप देती है, और सेल्स को ये रिजिड बनाती है। ठीक है, ये उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ मैं आपको बताना जो था वो भूल गया। यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का, चले मैं वो बाद में आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे देयर आर टू जनरल कैटेगरीज ऑफ सेल्स। ठीक है, दो जनरल कैटेगरीज हैं सेल्स की। एक होते हैं जी प्रोकैरियोट्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, अभी बात हो रही थी, मुझे अचानक याद आया कि इसका तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। प्रोकैरियोट्स, ठीक है, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स और एक होते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अच्छा, अब जहाँ पे बात है ना, जो सिंपल सेल्स हैं, ठीक है, जो सिंपल सेल्स हैं, ठीक है, जहाँ से सेल्स इवॉल्व हुए,
ठीक है। और जहाँ से सेल्स का आगाज हुआ, शुरुआत हुई, वो सेल्स थे प्रोकैरियोटिक सेल्स। जिस तरह अ, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो सेल्स की जो आगाज हुआ था ना, जो सबसे पहले जो सेल्स होते थे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते थे। ये सबसे सादा सेल्स हैं, सबसे सिंपल सेल्स हैं। ठीक है। और इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। ठीक है। और सॉरी, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दे लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब यूकेरियोट्स कौन से हैं? इसमें आपके एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सारे के सारे जो हैं यूकेरियोट्स हैं। अब ये जो यूकेरियोट्स हैं ना, ये सेल्स, ये मेम्ब्रेन बाउंड, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है और इनके अंदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है। यानी जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, ये एडवांस्ड हैं। ये जो है ना, ये एआई वाले हैं, ये 5G सेल्स हैं, ये एडवांस सेल्स हैं। ठीक है। ये मॉडर्न सेल्स हैं, लेटेस्ट सेल्स हैं। प्रोकैरियोट्स जो हैं, ये सिंपल हैं, ये इब्तदाई शक्ल वाले सेल्स। ठीक है। इब्तदाई शक्ल वाले जो सेल्स हैं वो आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सेल के अंदर जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ज़रा उनका ज़रा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। वैसे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा ना देख लेते हैं। अच्छा, एक साइटोप्लाज्म एक नाम की चीज़ है। ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है? देखो, कोई भी चीज़ जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है ना, ठीक है, कोई भी चीज़ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है, वो तमाम की तमाम चीज़ें साइटोप्लाज्म जो है ना वो, सॉरी, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, एक मिनट में पानी पी लूँ। ओके जी, मैं एक और वर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, फिर आपको ना क्लियर कट समझ आएगी। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं ना, वो तमाम की तमाम चीज़ें मिल के बनाती हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। वो तमाम की तमाम चीज़ें क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। यानी एक सेल की चार दीवारी के अंदर जो कुछ भी पाया जाता है वो प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है। इसके अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर सेल का न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, प्लास्टिड्स भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब आप एक सेल में से न्यूक्लियस को निकाल दो, न्यूक्लियस को काउंट ना करो और बाकी चीज़ों को काउंट करो, एक सेल है, उसके अंदर से आप न्यूक्लियस को नहीं गिनते, न्यूक्लियस को निकाल दो, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो गिन लो, तो जो न्यूक्लियस के अलावा चीज़ें बच जाती हैं ना, उन्हें कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो वो क्या चीज़ें हैं? वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो साइटोप्लाज्म में आ जाती हैं। यानी सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा जो कुछ बच जाता है वो होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब साइटोप्लाज्म जो होता है, ये आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ लिक्विड। ठीक है। जिसने सेलुलर ऑर्गेनल्स को अपने अंदर, ये सेलुलर ऑर्गेनल्स ऑर्गेनल्स होते हैं, इनसोलेबल सब्सटेंसेस होते हैं और स्टोर्ड मटेरियल होता है इसके अंदर। ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, ये एक तरह से इट इज द स्टोरेज ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स एंड केमिकल्स। ठीक है। और बहुत से जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। जिस तरह एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जिसका फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। ठीक है। तो एक सेल के अंदर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अंदर या सेल मेम्ब्रेन के हदूद के अंदर अंदर जो कुछ भी पाया जाता है वो प्रोटोप्लाज्म है। अगर उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर से न्यूक्लियस को ना गिना जाए तो बाकी जो बच जाता है उसे फिर आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, वो बाकी साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। एक और चीज आती है जी जिसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, देखो जेनेटिक मटेरियल में ना दो चीजें हैं। एक, नंबर वन आपके पास जो चीज आती है वो है डी ऑक्सी राइबो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जिसे हम कहते हैं डी एन ए। डी एन ए। ठीक है। और दूसरी जो जेनेटिक मटेरियल है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आर एन ए। आर एन ए। ठीक है। अब ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनमें डीएनए पाया जाता है। ठीक है। और जो वायरसेस होते हैं ना, फ्यू वायरसेस जो हैं उनके अंदर आरएनए होता है, तो वायरस के अंदर डीएनए नहीं होता। ये बात याद रखना। तो एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी डीएनए या आरएनए सीक्वेंस के अंदर इनकोड होती है। यानी एक इंसान से दूसरे उसकी जो जनरेशन होती है उसमें जितने भी करेक्टरिस्टिक्स जाते हैं ना वो ये डीएनए के जरिए, इसी जेनेटिक मटेरियल के जरिए जाते हैं। अब आप लोगों ने ये देखना है कि डीएनए और आरएनए में बेसिक फ़र्क क्या है, डीएनए कब डिस्कवर हुआ था, और आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है कि डीएनए कब और किसने डिस्कवर किया था। वो जो डीएनए डिस्कवर करने वाले बंदे हैं ना ये पेपर में बहुत दफ़ा आए हुए हैं, और उन्होंने कब डिस्कवर किया था ये भी सवाल पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है। ठीक है। तो डीएनए की डिस्कवरी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल है, इसके ऊपर नोबेल प्राइज भी जो है वो मिल चुका है। चले मैं ही बता देता हूँ। जो डीएनए जो फर्स्ट टाइम जो आइडेंटिफाई हुआ था वो तो फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था 1869 में, लेकिन उसका नाम डीएनए नहीं था। ठीक है, उसे न्यूक्लियन कहा गया था। ठीक है। अब जो डीएनए जो डीएनए का हम कहते हैं कि जी जो डीएनए का मॉडल जिसने दिया, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल जिसने दिया वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया 1953 में। ठीक है। और इन्होंने डीएनए का डबल डबल हेलिक्स मॉडल दिया। ठीक है। अब जो जेम्स वाटसन था वो यूएसए से था और जो फ्रांसिस क्रिक था वो यूके से था। ठीक है। ये दोनों दो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से थे। जो डीएनए होता है और आरएनए होता है उसमें फर्क क्या है? ठीक है, इनमें डिफरेंस जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। देखो, जो डीएनए है ना इसमें दो स्टैंड्स होते हैं। ठीक है। अगर देखा जाए डीएनए की शक्ल को, मैं डीएनए की ना पिक्चर बना ही देता हूँ यहाँ पे। इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग है नहीं है तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये डीएनए आ गया। ठीक है। और ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है। जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ये आरएनए है।
और ये है डीएनए। ठीक है, तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आरएनए जो कैरी करता है, ये फंक्शंस कैरी करता है जी प्रोटीन सिंथेसिस के स्पेशली। और डीएनए जो है वो आपको पता ही है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सारी की सारी वो डीएनए जो है वो कैरी करता है। ठीक है, और बाकी इसके अंदर पेयरिंग वगैरह का जो है ना, ये डीएनए लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ जेनेटिक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, और आरएनए को शॉर्ट लिव्ड भी कहा जाता है। ठीक है, और आरएनए जो होता है ये ट्रांसफर करता है जेनेटिक कोड को डीएनए से राइबोसोम्स की तरफ, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। ठीक है, इसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और जो स्ट्रक्चरल एक स्ट्रक्चरल आरएनए भी होता है जिसे आरएनए कहते हैं, और एक ट्रांसफर आरएनए भी होता है जिसे टीआरएनए कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट आरएनए की चीज़ें, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये तीन तरह के आरएनए जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के। अब आगे चलते हैं। अगली चीज जो है ना वो आ जाती है सेल ऑर्गेनल्स की। सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स में जो सबसे पहली चीज हम देखेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये भी आपको माइक्रोस्कोप से ही नजर आएगा। ये सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स को हम स्टडी करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ईआरबी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। मॉर्फोलॉजिकली ये दो तरह का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर राइबोसोम्स नहीं होते, उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके फंक्शन देखने हैं ना, पेपर में तो फंक्शन आने हैं, वो एमसीक्यूज आने हैं, फंक्शंस के आने हैं। इसके फंक्शन क्या है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसका जो मेन रोल है, मेन फंक्शन है, वो होता है इसने ट्रांसपोर्ट करना है डिफरेंट मटेरियल को एक सेल के हिस्से से सेल के दूसरे हिस्से में। ठीक है, यानी सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है ना, जो पहुंचाने का ठेका है, लॉजिस्टिक्स का जो काम है, लॉजिस्टिक्स, सेल के अंदर जो लॉजिस्टिक्स का काम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ई आर्क है। इसने एक सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है डिफरेंट मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी वो अहम रोल प्ले करता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा, अच्छा, इनके फंक्शंस आपने याद रखने हैं कि कौन सा क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सेल ऑर्गेनल जो है ना, कौन कौन सा क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, पेपर में फंक्शन आने हैं। जो एमसीक्यू आना है ना एक आध, वो फंक्शन का ही आना है। उसके बाद आ जाते हैं राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स जो होती हैं स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के अंदर मौजूद हैं, और इनके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन और आरएनए मौजूद होता है। ठीक है, और राइबोसोम्स जो होते हैं ये मेनली राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और जब बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है, एमआरएनए के साथ, तो फिर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं पॉलीसम। पॉलीसम कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं? ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जी POLYSOME, पॉलीसम। ठीक है, अब इनका मेन फंक्शन क्या है राइबोसोम्स का?
राइबोसोम्स का जो फंक्शन है वो है, दे हेल्प इन द प्रोटीन बायोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये प्रोटीन बायोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। अच्छा, राइबोसोम्स दे आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। राइबोसोम्स जो होते हैं ना, ये कंपोज होते हैं, बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन से। ठीक है, और इनका जो मेन फंक्शन है वो है कि इन्होंने सरफेस प्रोवाइड करनी है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जगह मुहैया करते हैं, सरफेस प्रोवाइड करते हैं। अब जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस कभी आ सकता है कि प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, जो राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। अच्छा, अब राइबोसोम्स हमने पढ़ लिए। राइबोसोम्स के बाद अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सेल ऑर्गेनल्स के अंदर, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माय फेवरेट माइटोकॉन्ड्रिया। मुझे अपनी एफएससी में जो था ना, माइटोकॉन्ड्रिया ही याद था। और कुछ याद हो या ना हो, ठीक है, यही याद था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है सेल का। ठीक है, इसे पावर हाउस भी कहते हैं सेल का। और यही हमेशा एफएससी में भी यही एमसीक्यू आता है, एमडी कैड में भी यही आता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? पावर हाउस। तो पावर हाउस ऑफ द पीपीएससी एफपीएससी में भी यही एमसीक्यू आता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, तो ये है जी पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये सेल का जनरेटर है। देखो, सेल भी एक मशीन है। अगर इंसान मशीन है तो सेल उस मशीन का आगे एक पुर्जा है। इस पुर्जे को चलने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वो इस सेल को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का जनरेटर है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है कि इसने ना सिर्फ एनर्जी को मैन्युफैक्चर करना है, एनर्जी को ना सिर्फ प्रोड्यूस करना है, बल्कि इसने एनर्जी सप्लाई भी करनी है। और इसी वजह से इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ दिस सेल। ठीक है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो, दे आल्सो कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम देखें, अच्छा, ये जो एनर्जी जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई ना कोई तो तेल ये जलाती ही होंगे ना, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो कौन सी होगी एनर्जी? एक चीज है, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो बॉडी सेल्स होते हैं ना, वो क्या यूज करते हैं? वो यूज करते हैं एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एटीपी। ठीक है, तो जो एनर्जी एटीपी के अंदर स्टोर होती है ना, उसको बॉडी सेल्स जो है वो यूज कर रहे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये सेल के अंदर एक ऐसी साइट है कि जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। यानी सेल जो रेस्पिरेशन करता है, सेल के अंदर भी रेस्पिरेशन होती है। आपका ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है ना, वो ऑक्सीजन कैरी करता है, तो वो ब्लड आपके जिस्म के हर सेल तक जाता है, और वो ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाता है। आपके पूरे जिस्म में जो खून की नाड़ें जाती हैं, वो इसलिए जाती हैं कि वो ब्लड जो सर्कुलेट करता है, वो बॉडी के एक एक सेल तक ब्लड पहुंचता है। और बॉडी के जिस सेल तक ब्लड ना पहुंचे, वो सेल वैसे ही डेड हो जाता है। और वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, तो ऑक्सीजन का भी पहुंचना जरूरी है। ऑक्सीजन पहुंचेगी तो सेल की रेस्पिरेशन होगी और सेल जिंदा रहेगा। ठीक है, अब जब ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो फिर एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज होती है, और फिर उसे स्टोर करता है माइटोकॉन्ड्रिया
ठीक है, एज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। और ये जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें स्टोर किया जाता है वो होता है एटीपी। ठीक है। और यानी माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह एनर्जी को प्रोड्यूस करता है कि ये सेल का वो हिस्सा है जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसे हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स में स्टोर किया जाता है। ये हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स का नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी से कहते हैं। एटीपी को मैं लिख देता हूँ। एटीपी से क्या मुराद है? एटीपी, तो एटीपी बेसिकली एनर्जी करेंसी है सेल की ना। यानी जिस तरह हम रुपया इस्तेमाल करते हैं ना, रुपए और चीज लेकर आते हैं, इसी तरह ये एटीपी जो है ना ये करेंसी है। ठीक है। तो एटीपी मींस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। तो बॉडी जो है, फिर बॉडी सेल्स जो है यूज करते हैं जी एटीपी के अंदर जो स्टोर एनर्जी है उसको यूज करते हैं। ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है। फिर लाइसोसोम्स भी होते हैं सेल के अंदर। ठीक है। और लाइसोसोम्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ये बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर फैले होते हैं। लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स का जरा जिक्र करते हैं, ये भी एक सेल ऑर्गेनल्स हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स जो होते हैं सेल के अंदर, उनका मेन काम जो होता है डाइजेशन का होता है। ठीक है। और इनके अंदर जो है ना वो, इनके अंदर पावरफुल डिस्ट्रक्टिव इंजाइम्स होते हैं। ठीक है। जो जिनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकें। और इन्हें डाइजेस्टिव बैग्स कहा जाता है। ठीक है। और अच्छा, लाइसोसोम्स का एक निक नेम भी है, और वो है सुसाइड बैग। सुसाइड बैग भी इन्हें कहते हैं। ठीक है। तो लाइसोसोम का क्या काम होता है? डाइजेशन करना। ठीक है। लाइसोसोम का क्या काम है? डाइजेशन करना। फिर एक और ऑर्गेनल भी है सेल के अंदर, उसका क्या काम है? उसका उसका नाम क्या है? उसका नाम है पेरो पेरोक्सी पेरोक्सीसम्स। पेरोक्सीसम्स। पेरोक्सीसम्स जो है, पर पेरोक्सीसम्स जो है, ये क्या करते हैं? इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन होता है टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है। सेल के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, इनको ही रिमूव करते हैं। तो पेरोक्सिसम्स जो है, ये जो न्यूट्रिएंट सेल अब्जॉर्व करता है, जो सेल ने एक्वायर किए होते हैं, ठीक है, ये उन्हें अब्जॉर्ब भी करते हैं। और ये फैटी एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए फेमस हैं। ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए जाने जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में। ठीक है। और अमाइनो एसिड्स की डाइजेशन में। और ये ऑर्गेनल्स जो हैं ये लीवर में, किडनी सेल्स के अंदर बड़ी तादाद के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है। लीवर और किडनी सेल्स के अंदर ये बड़ी तादाद के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद बात करते हैं गोल्जी अपरेटस की। गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस की बात करते हैं जी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, गोल्जी बॉडीज भी कह सकते हैं। ठीक है। तो गोल्जी अपरेटस के अंदर जी गोल्जी बॉडीज, ठीक है, ये गोल्जी ऑपरेटर्स कह लो, गोल्जी बॉडीज कह लो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह लो। ठीक है। और गोल्जी ऑपरेटर्स जो होता है, ठीक है, इसका काम क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, उसको देखते हैं। तो इसका जो मेन काम है गोल्जी ऑपरेटर्स का, ठीक है,
वो है, पहली बात है ये है क्या, तो ये एक सेट है स्मूथ मेम्ब्रेन्स का, जो कि सैक्स की फॉर्म के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। और इन सैक्स के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह होते हैं। ठीक है। और प्लांट्स के अंदर जो गोल्जी ऑपरेटस होता है उसे कहते हैं डेक्टीसम, डेक्टियोसम्स कहते हैं। ठीक है। DICTYOTYOSOMES। जो मेन फंक्शन है गोल्गी ऑपरेटस का, क्योंकि पेपर में तो फंक्शन ही आना है, मेन मसला जो है ना वो पेपर में फंक्शन का है। मेन फंक्शन है गोल्गी ऑपरेटस का वो है सेल सिक्रीशंस। ठीक है। जो सेल की सिक्रीशंस है ना वो इसका मेन फंक्शन है, सेल सेक्रीशंस। सेल सेक्रीशंस इसका मेन फंक्शन है। ठीक है। सेल सेक्रीशंस। इसके अलावा क्या होता है सेल के अंदर, इसके अलावा न्यूक्लियस होता है, मेन चीज तो छोड़ ही गए। सेल के अंदर होता है जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी होता है सेल के अंदर ना। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस सबसे प्रोमिनेंट चीज है सेल की। ठीक है। ये सेल के सेंटर में मौजूद होता है। ये आप समझ लो सेल का दिमाग है। ठीक है। ये सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है, ये सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस का क्या काम होता है, सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। तो आप इसे कह सकते हो कि ये सेल का दिमाग है। तो न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है। ये सेल के तमाम मेटाबॉलिक और हेरिडिटरी जो एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करता है, उन्हें रेगुलेट करता है। ठीक है। अब जो न्यूक्लियस होता है सेल का, ठीक है, ठीक है, वो किस चीज से, न्यूक्लियस ऑफ द सेल जो है वो, ठीक है, वो किस किस किन स्ट्रक्चर से बना होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसमें। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यही कि न्यूक्लियस की जो चार दीवारी जो उसकी स्किन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, एक सेमी सॉलिड क्लियर ग्रेन्युलर सब्सटेंस पाया जाता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। जो न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन नेटवर्क होता है वो सस्पेंडेड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, यानी वो पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है जी, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। ठीक है। ये एक डेंस स्फेरिकल ग्रेन्यूल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और इसके अंदर आरएनए होता है। ठीक है। ये आरएनए को कंटेन करता है। फिर उसके अलावा, अच्छा ये तो हो गया इसका, उसके अलावा, इनके अलावा और क्या चीज़ है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या। अच्छा, अब और क्या चीज़ है। हाँ। और हाँ। फिर उसके बाद आते हैं जी वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, व्हाट आर वैक्यूल्स। अब ये वैक्यूल्स क्या चीज़ है, वैक्यूल्स आर स्टोरेज बबल्स फाउंड इन सेल। ये स्टोरेज बबल्स हैं जी जो सेल के अंदर मौजूद होती हैं। ये एनिमल सेल्स में भी हैं, ये प्लांट सेल्स में भी है। प्लांट सेल्स में ये बड़े साइज में है। ठीक है। वैक्यूल्स जो हैं ये फूड भी स्टोर कर सकती हैं, या किसी भी न्यूट्रिएंट, ठीक है, जो सेल को चाहिए न्यूट्रिएंट उसको ये स्टोर कर सकती हैं। ठीक है। और ये वाटर पार्टिकल्स को भी स्टोर कर सकती हैं वैक्यूल्स। ठीक है। और
उसके बाद आगे चलते हैं। सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स किस में होते हैं? किसके सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं? इस जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, एनिमल सेल्स में होते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स हैं ना, या लोअर प्लांट्स के जो सेल्स हैं उसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है। सेंट्रियोल्स का जो रोल होता है ना, वो सेल डिवीजन में होता है। सेंट्रियोल्स का क्या रोल होता है? ये सेल डिवीजन के अंदर अपना रोल जो है वो प्ले करती हैं। ठीक है। उसके बाद प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की बात करते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड पिगमेंट है। ठीक है। जो कि प्रेजेंट है प्लांट सेल्स के अंदर। सिर्फ प्लास्टिड जो है ना, सिर्फ आप एमसीक्यू ये आ सकता है कि प्लास्टिड्स किस में होते हैं? एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो प्लास्टिड्स जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं। फिर प्लास्टिड्स जो है ना, ये तीन तरह के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। टाइप नंबर वन, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए काम आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है। तो पौधा जो होता है ना, जो अपनी खुराक बनाता है, वो बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए। जो एक पौधा अपना फूड प्रोड्यूस करता है, वो फोटोसिंथेसिस के जरिए प्रोड्यूस करता है। पौधे का रंग हरा क्यों होता है, ग्रीन क्यों होता है? वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन होता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन होता है, इसकी वजह से पौधे का कलर भी ग्रीन होता है। क्लोरोप्लास्ट वो चीज़ है जो फोटोसिंथेसिस करवाती है पौधे के अंदर। ये बात याद रखना, क्लोरोप्लास्ट का रोल याद रखना। ये फोटोसिंथेसिस करवाती है पौधे के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अच्छा। अब जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये कंसिस्ट करती है जी, इसके अंदर होते हैं स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है। इसके अंदर मेम्ब्रेन्स होते हैं जिन्हें ग्रेना कहा जाता है, GRANA, ग्रेना। ठीक है। और जब सनलाइट इन इन ग्रेनास के ऊपर पड़ती है, इन ग्रेनम के ऊपर पड़ती है, मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेनम के ऊपर पड़ती है जब सनलाइट, तो फिर ATP फॉर्म होती है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है ना, वो प्रोड्यूस होती है। वो किस तरह प्रोड्यूस होती है? ठीक है। वो सनलाइट की एनर्जी से। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट होना जरूरी है। तो क्लोरोप्लास्ट जो फूड तैयार करती है, वो तभी होता है जब सनलाइट पौधे के ऊपर पड़ती है। और फिर जो है वो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो अंजाम दे के पौधे के लिए खुराक का बंदोबस्त करती है। ठीक है। अच्छा। इसके अलावा प्लास्टिड्स, जो दूसरी टाइप के प्लास्टिड्स हैं, उसमें दूसरी टाइप है, वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। हरे रंग के अलावा जो दूसरा रंग होता है ना किसी भी पौधे में, ग्रीन कलर के अलावा जो दूसरा कलर होता है किसी भी पौधे में, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है। ये जो फूलों की पत्तियां होती हैं उनमें होता है, या जो पका हुआ फ्रूट होता है ये उसमें होता है क्रोमोप्लास्ट। यानी पौधे का जो ग्रीन पार्ट होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और ग्रीन कलर के अलावा जितने बाकी कलर्स होते हैं पौधे में, ठीक है, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। फिर तीसरा जो प्लास्टिड है, जो थर्ड प्लास्टिड है, उसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या चीज है? ये कलरलेस है। ठीक है। ये ट्राइंगुलर है या ट्यूबुलर है इन शेप, और ये कलरलेस है। ठीक है। ये
पौधे का जो अंडरग्राउंड पार्ट है ना, ये वहां पे मौजूद होता है, और ये फूड को स्टोर करता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो है, ये पौधे के अंडरग्राउंड पार्ट में होती है, कलरलेस है, और ये फूड को स्टोर करता है। ठीक है, ये फूड को स्टोर करता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। अगली चीज जो हम देखेंगे वो देखेंगे साइटोस्केलेटन। अगली चीज जो अब हम देखेंगे वो देखेंगे हम साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन। आई डेट है जी 22 जनवरी 2026, और टाइम हुआ है 3:40 रात के। तो अभी हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप लोगों ने लाजमी वीडियो के नीचे अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और हम भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बनाएं। लेकिन आप लोग जो है ना मोटिवेट नहीं करते हमें। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए ही वीडियोस जो हैं वो बनाई जा रही हैं, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। अब जो साइटोस्केलेटन है ना, ठीक है, ये एक नेटवर्क है जी प्रोटीन फिलामेंट्स का और टिब्यूल्स का। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं, और जो शेप देती हैं, कोहेरेंस देती हैं। ठीक है, और साइटोस्केलेटन जो होते हैं ये 3 तरह के प्रोटीन फिलामेंट से मिलके बने होते हैं। एक एक्टिन फिलामेंट है, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है, और एक माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ठीक है, और ये फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं जी? ये इस्टेब्लिश करते हैं सेल शेप को, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लोकोमोशन। ठीक है, सेल को लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब क्रोमोसोम सेपरेशन होती है माइटोसिस और मियोसिस में, उसमें ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनल्स होती है, उसके अंदर ये साइटोस्केलेटन जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं। अब जरा डिफरेंस देख लेते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में। एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो फर्क है ना, इससे मुतल्लिक भी एमसीक्यूज जो है वो पेपर में आते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल में फर्क क्या है? एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, पहला फर्क। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, नो सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। ठीक है, इनमें सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। ठीक है, एनिमल सेल में स्टार्च ग्रेन्स जो हैं वो मौजूद नहीं है। प्लांट सेल में स्टार्च मौजूद है। ठीक है, एनिमल सेल में सेलुलोज भी नहीं होता। एनिमल सेल में सेलुलोज भी सेलुलोज भी नहीं होता, किसी भी फॉर्म में सेलुलोज नहीं होता एनिमल सेल में। लेकिन प्लांट सेल में सेलुलोज होता है। ठीक है, अच्छा, एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है। एनिमल सेल के जो सेंटर होता है ना, उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में नहीं होता। ठीक है, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स, CENTRIOLES, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल, अब जो पहला जो लेक्चर था फूड साइंस से रिलेटेड, उसमें हमने ग्लाइकोजन की बात की थी। एनिमल सेल में ग्लाइकोजन जो ग्लाइकोजन की शेप शक्ल में जो है फूड स्टोर होता है। प्लांट्स के अंदर स्टार्च की शक्ल में फूड स्टोर होता है।
ठीक है। एनिमल सेल्स जो होते हैं वो यूजली छोटे होते हैं साइज में और डिफरेंट शेप्स में होते हैं। प्लांट सेल्स जो हैं वो यूजली बड़े होते हैं और रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। सिलिया, CILIA, सिलिया, ये प्रेजेंट होती है एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल्स में सिलिया जो है ये प्रेजेंट नहीं होती, बहुत रेयरली प्रेजेंट होती है। CILIA, सिलिया। ठीक है, ये बहुत मुश्किल से प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स में। अच्छा, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं? प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर जो है ना वो एक सेल सरफेस मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, यानी दोनों सेल्स के चारों तरफ जो है ना एक सेल सरफेस मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। दोनों सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन है। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद है। CYTOPLASM, साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में राइबोसोम्स मौजूद हैं। एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों में न्यूक्लियस मौजूद है। एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब जरा ये जी आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये टॉपिक जो था हमारा कंप्लीट हुआ। एक मिनट रुकिएगा, मैं टॉपिक को दोबारा पढ़ लूँ, ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। रुके रुके एक मिनट, मैं सिलेबस पढ़ लूँ। तो फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ फॉर्म, सेल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, हाँ जी ये मैंने करवा दिया। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। बाकी जो है हर टॉपिक के ऊपर वीडियो मौजूद है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ फॉर्म, सेल स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ। ठीक है। अच्छा, अब अगली वीडियो के अंदर हम अगला टॉपिक जो है वो करेंगे। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो के अंदर आपको अगला टॉपिक जो है वो मिल जाए। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जाते जाते, अगर आपने अभी तक हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। अपना नाम, अपनी डिग्री लिख के हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना वो हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मौजूद है। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। ये व्हाट्सएप नंबर है।